नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के एन मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने चल रहे हैं। इस बार हम लोग मई महीने का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। मई महीने के करंट अफेयर्स को हमने दो पार्ट में बांटा है। आज हम पहला पार्ट पढ़ने चल रहे हैं, बाद में इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। चूँकि अगर दोनों पार्ट को इकट्ठा कर दिया जाता तो एक बड़ी वीडियो बन जाती, तो इसलिए छोटी छोटी दो हिस्सों में हमने इस वीडियो को डिवाइड कर दिया है। तो चलिए, मई महीने के ऐसे प्रश्न जिनकी संभावना परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल है, ऐसे प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित हैं। जो ऐसे प्रश्न हैं जो केवल जानकारी के लिए हैं, जिनका परीक्षा की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, ऐसे प्रश्नों को हमने इसमें शामिल नहीं किया है। बिल्कुल छंटे छटाए प्रश्न है, आपको एक किनारे से इसको पढ़ते हुए चले जाना है। तो चलिए, आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी? ठीक है, तो आपको बताना है कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म। ये पहली भारतीय फिल्म है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी जानना है कि इसका निर्देशक कौन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली भारतीय फिल्म है जो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड कांस फिल्म महोत्सव में जीती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, इससे आपका स्वयं का भी मूल्यांकन हो जाएगा। तो चलिए, इसका पहला ऑप्शन है बर्ड, दूसरा ऑप्शन है इमिला पेरोज, तीसरा ऑप्शन है एनोरा और डी ऑप्शन है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो किसे कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड मिला है? तो वो है डी ऑप्शन, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, डी ऑप्शन सही है। यह फिल्म पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित हुई है। किसके द्वारा? पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित हुई है। पायल कपाड़िया कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो देखिए, ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो कौन होंगी वो? पायल कपाड़िया। ठीक है, पायल कपाड़िया ने इसका निर्देशन किया है। इस बात को याद रखिएगा, इसीलिए मैं बार बार दोहरा दे रहा हूं। ये ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में किस राज्य सरकार की कंपनी ने अधिकतम ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी हैं? ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन लाइनों से संबंधित प्रश्न है। कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कंपनी ने सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी हैं देश में। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ठीक है, तो विश्व पैरा, ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 22। तो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप ने भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें सही है ए ऑप्शन, 17 पदक जीते हैं। ठीक है, तो 6 स्वर्ण जीते हैं। 17 में 6 स्वर्ण है, 5 रजत है और 6 कांस्य हैं। ठीक है, तो 6 5 11 और 6 17। तो इस प्रकार 17 पदक पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने जीते हैं। ठीक है, देखिए 17 पदक हैं, जिसमें 6 स्वर्ण है, 5 रजत है और 6 कांस्य पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कितने पदक हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है, सागा दामा महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? आपको बताना है कि ये सागा दामा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो सागा दामा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये है ऑप्शन बी, सिक्किम में। ठीक है, सागा दामा महोत्सव सिक्किम में मनाया गया है। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट है, भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी के बारे में पूछा है और किस राज्य में सबसे अधिक है, इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो किस राज्य में गंगा डॉल्फिन की संख्या सबसे ज्यादा है? तो ये है उत्तर प्रदेश।
ए ऑप्शन सही है, इसीलिए यह परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट है, और दूसरा उत्तर प्रदेश में अगर परीक्षा होती है तो उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्रश्न ही बन जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, छठा प्रश्न है, भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? आपको बताना है कि जो प्रोजेक्ट ईशान है इसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, ऑप्शन बी है एक राज्य एक राष्ट्र, ऑप्शन सी है राष्ट्र की जनशक्ति, और ऑप्शन डी है एक राज्य एक राष्ट्रीय राज्य मार्ग। तो प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? तो देखिए, प्रोजेक्ट ईशान का संबंध है एक राज्य एक राष्ट्र। बी ऑप्शन सही है। प्रोजेक्ट ईशान किससे संबंधित है? एक राज्य और एक राष्ट्र। अब देखिए, ईशान का फुल फॉर्म क्या है? ईशान का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ये आप समझ गए होंगे कि एयर ट्रैफिक की दृष्टि से यह अभियान, यह प्रोजेक्ट चलाया गया है। देखिए, ईशान का फुल फॉर्म है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर है ये। ठीक है, एयर है, ठीक है ना, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक, तो प्रोजेक्ट ईशान एक राज्य एक राष्ट्र। ठीक है, सातवां प्रश्न है, IQAIR के अनुसार अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? IQAIR के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? ऑप्शन ए है काठमांडू नेपाल, ऑप्शन बी है चियांग माई थाईलैंड, ऑप्शन सी है नई दिल्ली भारत, और ऑप्शन डी है हनोई वियना। तो अप्रैल महीने के बारे में इसने पूछा, अप्रैल 2024 में, तो केवल अप्रैल के महीने के बारे में पूछा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये हो जाएगा काठमांडू नेपाल। ठीक है, काठमांडू नेपाल दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर अप्रैल 2024 में रहा। ठीक है, चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों IOT के 200 वर्ष पूरा होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट किसने प्राप्त किया है? यह हमारा 8वां प्रश्न है। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरा होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट किसने प्राप्त किया है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है प्रेमानंद जी, ऑप्शन बी है श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन सी है सदगुरु, और ऑप्शन डी है मुरारी बापू। तो किसको दिया गया है पहला डाक टिकट? तो ये दिया गया है, बी ऑप्शन सही है, श्री श्री रविशंकर को। ठीक है, देखिए प्रश्न देखिए फिर से, श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरा होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट किसने प्राप्त किया है? तो वह श्री श्री रविशंकर ने प्राप्त किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, मई 2024 में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किसका? इब्राहिम रईसी। तो इब्राहिम रईसी का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? ये एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए है कुवैत, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है इराक, और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो इब्राहिम रईसी किसके राष्ट्रपति थे? तो ये थे ईरान के। बी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है कि इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे ईरान के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2024 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2024। तो ऑप्शन ए है 5 मई, ऑप्शन बी है 1 जून, ऑप्शन सी है 1 मई, और ऑप्शन डी है 1 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया गया? ये मनाया गया 1 मई को। आप जानते हैं कि दुनिया भर में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2024 के इस श्रमिक दिवस की थीम थी जलवायु परिवर्तन के बीच काम की जगह पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के बीच काम की जगह पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2024 की थीम थी। ठीक है, देखिए व्याख्या में दिया है कि वर्ष 2024 की थीम जलवायु परिवर्तन के बीच काम की जगह पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ठीक है,
11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? कौन सा पुरस्कार है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए किस भारतीय को चुना गया? तो ऑप्शन ए है रतन टाटा, ऑप्शन बी है रजनीकांत, ऑप्शन सी है आलोक शुक्ला और ऑप्शन डी है नारायण मूर्ति। तो किसे चुना गया है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए? तो वो है सी ऑप्शन, आलोक शुक्ला को। ठीक है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किस भारतीय को चुना गया है? आलोक शुक्ला को। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी अगर नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इन प्रश्नों को डाउनलोड कर सकते हैं और जब मर्जी चाहे तब आप इसे पढ़ सकते हैं। साथ ही हमारे द्वारा छांटे गए प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं इस बात को आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो चलिए अब 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 12वां प्रश्न है कि इस देश द्वारा ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया। कौन सा प्रश्न है? ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया किस देश द्वारा? ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो किस देश द्वारा ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे वो यूपी पुलिस की परीक्षा हो, चाहे आरओ री एग्जाम हो और चाहे यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा हो, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस देश द्वारा ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया है। ये है संयुक्त अरब अमीरात। ये ऑप्शन सही है, संयुक्त अरब अमीरात ने ब्लू रेजिडेंसी नामक वीजा जारी किया है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? किस श्रेणी में? साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है एबोनी बूथ, ऑप्शन बी है क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा और ऑप्शन सी है ब्रेडन सोम और ऑप्शन डी है हन्ना ड्रेयर। तो साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2024 साहित्य की श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चर्चा में रहा संविधान का अनुच्छेद 329 निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 329 चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? ये देखिए गलत मिस्टेक हो गई टाइपिंग, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है भारतीय महिला आयोग, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय विधि आयोग और ऑप्शन डी है भारतीय निर्वाचन आयोग। तो अनुच्छेद 329 किससे संबंधित है? आप जान गए होंगे कि अनुच्छेद 329 का संबंध किससे है। जल्दी से आप हमको कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 329 का संबंध है भारतीय निर्वाचन आयोग से। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अनुच्छेद 329 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 329 में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के बीच में आयोग के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कुछ लोग गए थे, वो ये कहने गए थे कि जल्दी से ईवीएम हटा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 329 की जो व्याख्या है वो ये है कि चुनाव प्रक्रिया के बीच में आयोग के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया के बीच में आयोग के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 329 का संबंध भारतीय निर्वाचन आयोग से है। ठीक है, चलिए 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नासा का मैगलन मिशन किस ग्रह से संबंधित है? नासा का मैगलन मिशन किस ग्रह से संबंधित है बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो मैगलन मिशन संबंधित है शुक्र ग्रह से। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है, शुक्र ग्रह से संबंधित है मैगलन मिशन। ठीक है, मैगलन मिशन शुक्र ग्रह से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न है। हाल ही में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई है। क्या है? रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई है। रस्किन बॉन्ड किस भाषा के लेखक हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
हाल ही में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई है। रस्किन बॉन्ड किस भाषा के लेखक हैं? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है तमिल और ऑप्शन डी है तेलुगु। तो रस्किन बॉन्ड किस भाषा के लेखक हैं? ये हैं अंग्रेजी भाषा के। बी ऑप्शन सही है। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। देखिए बहुत मशहूर प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री को आप जानते होंगे। इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, तो ये किस खेल से संबंधित है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है वॉलीबॉल, ऑप्शन सी है बैडमिंटन और ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। तो सुनील छेत्री का संबंध किससे है जल्दी से बताइए कमेंट करके। फुटबॉल से है। ए ऑप्शन सही है। सुनील छेत्री भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और शायद इस पीडीएफ में केवल 18 ही प्रश्न है। तो 18वां प्रश्न है हमारा आज का। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? फिर से सुन लीजिए। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो कौन सा देश है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार? तो वो हो जाएगा चीन। ठीक है, तो चाइना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा 2024 में। टोटल व्यापारिक भागीदार का मतलब आयात और निर्यात को मिला के टोटल जो व्यापारिक भागीदारी है वो सबसे ज्यादा चाइना की रही है। ठीक है, तो दोस्तों मई के करंट अफेयर्स की पहली वीडियो में ये थे हमारे 18 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। और दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे इन प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही दोस्तों हम अपने चैनल पे आरओ री एग्जाम, यूपी पीसीएस और यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीएस और हिंदी का बैच चलाते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके उसकी प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर देख लीजिए। ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ऐसे ही प्रश्नों को रखा गया है जिनकी परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज्यादा है, और ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जहां आप गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं। तो आप उसे दोहरा लीजिए ताकि आने वाली परीक्षा में आपकी होने वाली गलतियों में सुधार हो जाए और आप बहुत अच्छा स्कोर अर्जित कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।